हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लॉक नंबर 2 यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो से हमने यूनिट नंबर 7 की शुरुआत की थी, जहाँ पे हमें देखना क्या था, कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है। आज हम उसी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है, क्या होता है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट और कैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इस सेक्टर को ग्रो यानी कि ग्रोथ दिलाई जा सके। अब इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहे 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो देखते हैं हम जो है वो अलग अलग पार्ट क्या है एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें एक इकोनॉमी ग्रो करनी होती है या फिर कभी भी एक इकोनॉमी को अगर ग्रोथ दिलानी होती है तो हमेशा उसके सेक्टर्स की ग्रोथ की बात करते हैं हम। अब उसके सेक्टर यानी कि हो सकता है वो प्राइमरी सेक्टर हो यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हो सकता है वो सेकेंडरी सेक्टर हो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकता है वो टर्सरी सेक्टर हो यानी कि सर्विस सेक्टर हो। यानी कि सेक्टर्स जब ग्रो करेंगे तभी हमारी क्या होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। और सेक्टर्स ग्रो करने का मतलब क्या होता है कि सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सेकेंडरी में हो या टर्सरी में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमें ग्रोथ की बात करनी है, एक्सपेंशन की बात करनी है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। तो या तो गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे तो उसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट करे या लोकल गवर्नमेंट करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट गवर्नमेंट को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। या फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट हो, और दोनों ही जरूरी है। पर हमेशा एक चीज जरूर ध्यान रखना कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जब होती है जब पहले गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट चालू होती है, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमेशा पहले की जाती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बाद होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो करती है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक फैसिलिटीज पे, और जब ये चीज हो जाती है ना तभी जो है ना जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है किसी भी सेक्टर के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, समझ लेते हैं एक बार कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहां पे लगाई जाती हैं। आपने देखा होगा कभी भी हमेशा अर्बन सिटीज में लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पब्लिक फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट के इफेक्टिव सिस्टम, पावर सप्लाई एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज जो है ना वो इजीली अवेलेबल होती हैं। इसलिए हमेशा जो है ना ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली डेवलप हो रखा है। ठीक है, लेकिन बात क्या है यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी कुछ बेसिक चीजें जो है ना, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होते हैं। जब गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए वो डेवलप कर देती है तब प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो वहां पे उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी चालू करता है। तो देखते हैं कि करके हर एक टर्म को समझेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये तो बात मैंने करी थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 तरीके की हो सकती है, या तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी। पब्लिक इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, वो इन्वेस्टमेंट जो कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। तो मेड बाय गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या हो सकता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्यों? क्योंकि एजुकेट भी तो करना पड़ेगा। दिक्कत यही है कि अगर एग्रीकल्चर हमेशा प्रिमिटिव मेथड से होगी तो कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ नहीं आ सकती। अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ चाहिए तो लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा, स्किल्स भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर तक की, ताकि लोग समझ पाए कि खेती किस तरीके से की जाती है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल एग्रीकल्चर के ऊपर भी एजुकेशन दी जाती है। सेम ऐसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि कौन से मेथड्स और ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे वो खोज करने पड़ेंगे। एंड एक्सटेंशन, इरिगेशन, तो ये सब सिस्टम जो है ना वो गवर्नमेंट जब डेवलप करेगी तब प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आता है और इन्वेस्टमेंट चालू करता है। तो इट कैन बी फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम समझेंगे। एक तो
एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट और एक एग्रीकल्चर के लिए इन्वेस्टमेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लासिफाइड करेंगे तो दो तरीके से, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि जिसका डायरेक्टली एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन नहीं है, बट उसके बिना हम एग्रीकल्चर कर भी नहीं पाएंगे। मतलब वो कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप करने ही पड़ेंगे, और वो जनरली हर इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप करने पड़ते हैं। मैंने पावर सप्लाई की बात की कि क्या पावर सप्लाई की जरूरत सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है, इंडस्ट्रीज को भी चाहिए, सर्विस सेक्टर को भी चाहिए। तो पावर सप्लाई क्या है, एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए। तो वही चीज यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर कंप्राइजेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पावर। जैसे पावर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर दी, रोड्स के लिए कर दी। अब रोड्स अच्छे होंगे तब तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहेगा। अब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ही पड़ती है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को भी चाहिए, प्राइमरी को भी चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए भी चाहिए। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है वहां पे भी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली, रोड्स की बात कर ली, रूरल इंडस्ट्री की बात कर ली कि रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स हैं ये किसके लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो कहाँ से आएंगे, इंडस्ट्री से आएंगे। तो भाई उसके लिए भी डेवलपमेंट चाहिए। इसके अलावा मार्केटिंग के सिस्टम डेवलप होने चाहिए, रेलवेज होना चाहिए अच्छे से, स्टोरेज और कम्युनिकेशंस अच्छा होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इंश्योरेंस अच्छा होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनती हैं और जिसकी जरूरत हर इंडस्ट्री को, हर सेक्टर को होती है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबको चाहिए बेसिक चीजें। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स व्हिच डायरेक्टली बेनिफिट द एग्रीकल्चर। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इन एग्रीकल्चर, जो हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सा पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा, इंक्लूड्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स, इसमें सारी इन्वेस्टमेंट्स आएगी व्हिच डायरेक्टली बेनिफिट द एग्रीकल्चर, जो डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर को, सच एज इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, की इन्वेस्टमेंट करनी है इरिगेशन के अंदर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर, और एग्रीकल्चरल R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर, पेस्टिसाइड्स के लिए, ठीक है, फार्म मैकेनिक्स के लिए। तो इन सब केसेस में जो है ना क्या चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, और तभी हम चीजों का बेनिफिट यहाँ पे ले पाएंगे। और ध्यान रखना, ये हमने जो बात की ना, ये किसके बारे में है, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये सब चीजें एग्रीकल्चर को चाहिए, R&D भी चाहिए, एक्सटेंशन भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, पेस्टिसाइड भी चाहिए, फार्म मशीन्स भी चाहिए, इसके अलावा, ठीक है, तो ये सब इरिगेशन प्रोजेक्ट भी चलने चाहिए। ये सब क्या है, बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है एग्रीकल्चरल सेक्टर की। तो हमने दो चीज बात की कि कौन सी चीज एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए चाहिए, ठीक है, जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, वो तो हर एक इंडस्ट्री को चाहिए, वो तो बेसिक नेसेसिटी है। और फिर क्या आता है, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कि इनकी ऐसी चीजें जिसकी नीड सीधा एग्रीकल्चर के अंदर होगी, जिसकी जरूरत सीधा एग्रीकल्चर के अंदर पड़ेगी हमें, तो उसके बारे में बात की हमने यहाँ पे। इसके बाद क्या आता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज नॉट ओनली क्रिटिकल फॉर इनहेंसिंग द प्रोडक्टिव ग्रोथ बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो खुद एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिलवाएंगे, क्योंकि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट या फिर पब्लिक इन्वेस्टर्स को आना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक नेसेसिटीज किसी भी सेक्टर को प्रोवाइड करती है, तभी प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे वहां पे एंटर करना शुरू करती है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट चालू करती है अपना। तो वही बात यहाँ पे इस पॉइंट में लिख दी है। इसके बाद क्या आता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो सकती है, इरिगेशन को लेके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फार्म मशीनरी को लेके हो सकती है कि भाई फार्म के अंदर जो भी मशीनरी चाहिए, एडवांस इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो हम यहाँ से ले सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी, HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ठीक है, कि भाई किसी ने कंपनी खोल ली, फैक्ट्री डाल ली जहाँ पे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक्स, ठीक है, एटसेट्रा, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और इसका भी क्या है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंदर एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के अंदर। और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अब आगे समझें, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज इन्फ्लुएंसेस बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर किसी सेक्टर के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी पीछे पीछे, वरना बिल्कुल नहीं आएगी। यानी कि जब तक प्राइवेट वालों को अच्छी डेवलपमेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अच्छी जगह, सब कुछ नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं आएंगे। तो इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर
ही एक ऐसा पार्ट है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इरिगेशन मेथड हो, उसके लिए भी जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो, वो सिस्टम भी पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर डेवलप करने पड़ते हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए डेवलप करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बात की भी थी प्रीवियस कुछ वीडियोस में कि अब तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का सिस्टम भी आ गया है कि अगर किसान वगैरह चाहें, छोटे मोटे फार्मर्स चाहें, तो किसी लैंडलॉर्ड से, किसी साहूकार से या फिर किसी भी प्राइवेट लैंडिंग पर्सन की बजाय वो जाके गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इंस्टीट्यूशनल से जाके भी लोन ले सकते हैं। इसके बाद क्या आता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड पहले डिसाइड होनी चाहिए कि ट्रेडिंग जो है वो किस तरीके से होगी, ठीक है, क्या प्राइस रहेगा, सब कुछ जो है ना टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से डिटरमाइन होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड। इंफ्रास्ट्रक्चरल वेरिएबल्स लाइक रोड डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एटसेट्रा। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने में हेल्प करेंगे, वो क्या है, रोड डेंसिटी, कि भाई रोड्स वगैरह होने चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करेंगे। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो ये था हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो हमने चीज देखी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसे दोनों अलग दो रूप हैं इन्वेस्टमेंट के, और कब पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बाद या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब समझते हैं कंपोजिशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कंपोजिशन किस तरीके का है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है ना, दो ही तरह की होती है। आपने इकोनॉमिक्स में बहुत बार पढ़ा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, जो फिक्स रहता है। बिजनेस की ऐसी कॉस्ट भी होती है जो फिक्स रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं एक सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे कुछ कॉस्ट तो वेरिएबल रहेंगे, कुछ कॉस्ट यानी कि फॉर एग्जांपल मैं असाइनमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका खर्चा वेरिएबल रहेगा, जितने बच्चे आएंगे उतने ही असाइनमेंट प्रिंट होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट की बात करूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स ही आना है। हाँ, अगर वो अलग बात है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, क्यों, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के हिसाब से, कितने इक्विपमेंट चलाए जा रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है, लेकिन रेंट जो है वो तो फिक्स रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर के अंदर भी, इसके अंदर दो तरीके से देखते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल यानी कि एक ऐसा कैपिटल, ऐसा पैसा जो फिक्स्ड एसेट को खरीदने में लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे लैंड डेवलप करनी है, लैंड के लिए पैसा खर्च करेंगे, इक्विपमेंट चाहिए, वहां पैसा खर्च करेंगे, इरिगेशन मेथड चाहिए, परमानेंट सोर्स चाहिए एक पानी का, तो उसके लिए पैसा खर्च करेंगे। सब क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है जो फिक्स्ड खर्चों पे लगाया जाएगा। और कुछ होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जिसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मान लो कि जो काम करने के लिए चाहिए, फॉर एग्जांपल खेती करनी है, फर्टिलाइजर चाहिए, किसके हिसाब से, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा उसके हिसाब से फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है। और अदर कुछ सोर्सेज हैं, ठीक है, जो डेली बेसिक पे एक्सपेंसेस होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो सब किसके अंदर आएंगे, वर्किंग कैपिटल के अंदर आएंगे। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी दो ही तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट्स मेड इन मशीन्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जो मशीन्स में होंगी, टूल्स जो भी खरीदने हैं, टूल्स के अंदर हो सकती है, फार्म बिल्डिंग हो सकता है, ट्रैक्टर खरीदना है, ठीक है, लैंड लेवलर्स खरीदने हैं, कल्टीवेटर्स खरीदने हैं, हार्वेस्टर्स खरीदने हैं, ट्यूबवेल्स, इरिगेशन स्ट्रक्चर, ट्री स्टॉक, लाइफ स्टॉक, ठीक है, और क्या है, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा। ये सब क्या है, सब क्या है, हमारे यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रहेंगे, यहाँ पे सबके सब फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल और एसेट्स। ये सारे इन्वेस्टमेंट या तो फिक्स्ड एसेट की फॉर्म में होगा या फिक्स्ड कैपिटल की फॉर्म में यहाँ पे किया जाएगा। इसके बाद क्या आता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है एक तरह से मानो डेली बेसिक जो एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस को चाहिए होते हैं या फिर जो इस एग्रीकल्चर सेक्टर को चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल हेल्प्स टू परचेज वेरियस फार्म इनपुट्स सच एज सीड्स चाहिए तो उसके लिए हम खर्च कर सकते हैं, उस पैसे को, वर्किंग कैपिटल को फर्टिलाइजर के लिए खर्च कर सकते हैं, पेस्टिसाइड चाहिए वहां पे खर्च कर सकते हैं, इरिगेशन वाटर उसके ऊपर, हायरिंग ऑफ एग्रीकल्चर लेबर हायर करना है, उसके ऊपर भी क्या है, वो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि जब तक लेबर आई तो काम चलेगा। इसके अलावा हायरिंग ऑफ मशीन्स, ठीक है, अगर किराए पे लेके आनी है तो, एंड डॉट पावर, इन सब चीजों के लिए ना हम जो खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो ये हमने दो तरह की कॉस्ट भी देखी,
एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि वो पैसा जो है वो एज अ फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, जो लगने वाला ही है, ठीक है, जो एक ऐसा रिकरिंग एक्सपेंस जो होता ही रहेगा, या फिर जो एक बार हो गया है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मशीनरी एक बार ले ली तो ले ली, उसके ऊपर वापस खर्चा तो नहीं करना, हम वो अलग बात है, वो डेप्रिसिएशन होगी। और तो क्या हुआ कि हाँ, तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि फिक्स्ड कैपिटल की, तो फिक्स्ड कैपिटल यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ मशीनरी ले ली, वो इक्विपमेंट ले लिए, तो वो जनरली फिक्स रहते हैं एक लॉन्ग टर्म तक, ठीक है, जैसे 10 साल 15 साल, जब तक उनकी वैल्यू खत्म नहीं हो जाएंगी, वो आउटडेटेड नहीं हो जाएंगे या फिर ऑब्सोलेट नहीं हो जाएंगे, तब तक उसे यूज कर पाएंगे। और जैसे ही ऑब्सोलेट होंगे, ठीक है, हमें वो बदलने पड़ेंगे, हमें नए इक्विपमेंट्स, नई प्लांट, नई मशीनरी लगानी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कैपिटल यूज करते हैं, और डेली बेसिक जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। इसके बाद आखिरी टॉपिक समझते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से डिटरमिनेंट हैं? अब यहाँ पे कुछ हमारे पास 6 डिटरमिनेंट है। पहला क्या आता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहली बात तो जब होगी जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रखी हो, ताकि बाकी पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो पहले ही गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले से ही हो रखा है, ठीक है, सिर्फ आके प्राइवेट सेक्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट डाल के एक्सपेंड करना है उस सेक्टर को। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो पहले से ही डिटरमाइन होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे ट्रेड को लेके वो सब कुछ पहले ही पता होना चाहिए। दूसरा, फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है, इसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस की कोई दिक्कत नहीं है, अगर फार्मर्स को लोन वगैरह चाहिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए तो वो इजीली मिल जाए। कई बार तो क्या होता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स ही भी लोन लेके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, चाहिए ही चाहिए तो, यानी कि पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो होनी चाहिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे अच्छे रोड, अच्छा इरिगेशन सिस्टम, प्रॉपर पावर सप्लाई, ये सब पहले से ही जो गवर्नमेंट है या फिर जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको मुहैया करानी पड़ेगी, उसके बाद ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पे काम करेंगी। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या आता है? इनपुट सब्सिडीज। भाई जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव ले सकती है यहाँ पे, क्या कि अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट डालनी है तो वो इनपुट पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, कि जो भी पर्सन फार्मिंग एक्टिविटीज करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में बहुत से अमीर लोग फार्मिंग सेक्टर में पता है क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स है वो है ही नहीं, यानी कि जितना मर्जी रिवेन्यू जनरेट करो, जितना मर्जी प्रॉफिट जनरेट करो, कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जिसकी वजह से रिच पर्सन जो है वो फार्मिंग सेक्टर के अंदर एंटर करते हैं। तो इनपुट सब्सिडीज, तो सब्सिडीज के मिलनी चाहिए उन्हें, ठीक है, तो तब वो आएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो चेंज होनी चाहिए, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी अपडेट होना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे लगातार तो क्या हो जाएंगे, हम फिर से उस सेक्टर के अंदर पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, इस बात का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे इस सेक्टर में डेवलपमेंट और ग्रोथ आनी चाहिए। जो भी ऑपरेशनल साइज है वो हमेशा इंक्रीज करता रहना चाहिए, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन, हर एक प्राइवेट इन्वेस्टर ये क्या सोचता है कि मुझे अपना बिजनेस एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, एक्सपेंड करना है उसे, और उसे एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, जो होल्डिंग्स है वो बढ़नी क्या है, बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे है कि ऑपरेशनल होल्डिंग में जो है ना वो इंक्रीज आना चाहिए। तो ये सब कुछ मेन डिटरमिनेंट्स हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। तो हमने यहाँ पे आज की वीडियो में दो चीज देखी कि इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे और ज्यादा डीप इन कंसेप्ट्स के बारे में, ठीक है, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। जिन्हीं बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए, यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर भाई वीडियो में कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी रहेगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।